सुप्रभात, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आज सुबह 11 बजे से मतगणना। संसद भवन के बाद राज्यों की मतपेटियों की होगी गिनती। नागालैंड में टीआर जेलियांग बने मुख्यमंत्री कल साबित करेंगे बहुमत। नागा पीपल्स फ्रंट ने 6 साल के लिए किया बर्खास्त। HPCL ONGC विलय को कैबिनेट की मंजूरी। ONGC खरीदेगा 51.11% सरकारी हिस्सेदारी। बिक्री से सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। आतंकवाद को शह देने वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शामिल। विदेश विभाग की रिपोर्ट में बताया आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह। लश्कर और जैश को मदद का जिक्र। और ICC महिला विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज। भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। दोनों टीमों पर जीत का दबाव। विस्तार से अहम दिन है आज। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आज आएगा। सुबह 11 बजे से संसद में वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले संसद भवन की मतपेटियां खोली जाएंगी। इसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती होगी। गिनती 8 दौर में पूरी होगी। शाम 5 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार करीब 99% वोटिंग हुई है। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद और विपक्ष की तरफ से मीरा कुमार उम्मीदवार हैं। तो आज अहम दिन है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका जो परिणाम है वो आज आ जाएगा। रामनाथ कोविंद या फिर मीरा कुमार, फैसला शाम 5 बजे तक हो जाएगा। सुबह 11 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि शाम करीब 5 बजे तक चलेगी। 17 जुलाई को हुई थी वोटिंग। और आपको बता दें कि सबसे पहले सारे देश से जो मतपेटियां हैं वो संसद परिसर में पहुंच चुकी हैं। वोटों की गिनती 11 बजे से शुरू होने वाली है। सबसे पहले संसद भवन में जो वोट पड़े थे उनकी गिनती होगी। उसके बाद राज्यों से आई मतपेटियों के वोट जो हैं वो गिने जाएंगे। 8 राउंड में ये मतगणना होनी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 10.5 लाख वोट हैं, जिनकी 8 राउंड में मतगणना होती है। आपको बता दें कि अहम दिन है। 11 बजे से संसद भवन परिसर में ये काउंटिंग शुरू होने वाली है। और प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके घर के बाहर हैं मौजूद। प्रणव, सबसे पहले आज एक अहम दिन है। अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसका आज ऐलान हो जाएगा। आप रामनाथ कोविंद एनडीए उम्मीदवार के घर के बाहर हैं। कैसा माहौल है और इस समय क्या वहां पर किस तरह की गतिविधियां हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती फिलहाल तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो गहमा गहमी है वो जरूर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव है और संख्या के आधार पर जो दलीय स्थिति है, चाहे वो संसद की दलीय स्थिति हो या फिर तमाम जो अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ की दलीय स्थिति हो, तो एनडीए काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। और ये लगभग अगर हम एनडीए की स्थिति को देखते हुए कहें कि ये तय माना जा रहा है कि रामनाथ कोविंद देश के अगले जो राष्ट्रपति हैं उनके तौर पर उनका चुना जाना तय है। उसको देखते हुए यहाँ पर पहले ही जब उनका नामांकन हुआ था, जब उससे पहले उनके नाम की घोषणा हुई थी, तभी यह माना जा रहा था कि काफी मजबूत स्थिति है। हालांकि नतीजे आए नहीं हैं, मगर जिस तरह से एनडीए के बाहर के जो दल हैं, चाहे वो टीआरएस हो, वाईएसआर कांग्रेस हो, बीजेडी हो या फिर एआईएडीएमके हो, ऐसे दल जो कि एनडीए के हिस्से नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने रामनाथ कोविंद को समर्थन का ऐलान किया था। और जो छोटे रीजनल दल हैं वो भी हैं। और इसके अलावा विपक्ष की तरफ से
जो कि विपक्ष के एक बहुत बड़े साझेदार के रूप में मौजूद थे, उन्होंने भी रामनाथ कोविंद का समर्थन किया है। तो इन सब जो समीकरण है, संख्या बल है, उसको देखते हुए बिल्कुल, तो एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जो जीत है वो तय मानी जा रही है। आपका शुक्रिया हमें जानने के लिए। नवविक्रम का रुख करेंगे जो कि विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार के घर के बाहर हैं। नवविक्रम, चूंकि 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है और शाम तक ऐलान हो जाएगा कि राष्ट्रपति कौन है, इस वक्त वहां पर किस तरह की गहमा गहमी नजर आ रही है? जी नवविक्रम। नवविक्रम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। करीब शाम 5 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे। वोटों की जो गिनती है वो संसद भवन में ही होगी, जिसमें सबसे पहले संसद भवन में पड़े वोटों को गिना जाएगा। उसके बाद राज्यों से आई जो मतपेटियां हैं उनके वोट गिने जाएंगे। आंकड़ों की बात करें तो उस हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत जो है वो तय मानी जा रही है। हालांकि 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, शाम तक नतीजे आ जाएंगे। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राज्यसभा में देश भर में दलितों, अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों और भीड़ की ओर से हो रही हत्याओं के मामले पर कल चर्चा हुई। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि सरकार इस तरह के मामलों में आरोपियों को संरक्षण दे रही है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि इस तरह के मामले को सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। चर्चा आज भी जारी रहेगी। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि हमें जातिगत नफरत के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह धर्म या जात की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मानवता की लड़ाई है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में वोटों की राजनीति कर रही है। इस वक्त जितनी भी लिंचिंग है वो रूलिंग पार्टी के संघ परिवार का कोई न कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व है। ये रिलीजियस नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपर कास्ट और दलित की लड़ाई नहीं, ये परिवार की लड़ाई अगेंस्ट एवरीबॉडी है। उनको संरक्षण मिलता है। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि देश में गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा की वजह से किसानों और पशु व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने गौरक्षा के नाम पर चल रहे हथियारबंद संगठनों पर रोक लगाने की मांग की। खरीदार कोई है नहीं, गरीब आदमी उन गाय को जो दूध नहीं दे सकता उसको पाले कैसे? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी उनके खाने पीने की। आज गांव के किसानों के लिए नील गाय, वन गाय और छुट्टा गाय एक इतनी बड़ी समस्या हो गई है। Ask for a ban on these vigilante groups of all natures, whether it is moral policing, whether it's cow vigilantism, who are resorting to such actions. These groups must be banned by central order, and that is the demand my party would like to make to the government. To be a cow vigilante, the person committing the damage, you're saying he's a criminal. All the examples with the leader of the opposition and everyone is given, they are not criminals, sir. So cow vigilante is a pretty term. The real term is cow terrorism, sir. Gaw atank. आपको क्या सबूत चाहिए? कितनी आपको बातें रखी हैं, आपके सामने सब चीजें हैं और आपकी जो मानसिकता है दलितों के प्रति वो भी छिपी नहीं है। और अब तो दलितों को छोड़ करके आपने औरों को भी पकड़ लिया है। आपने अल्पसंख्यक के साथ में जो आपकी मानसिकता थी, उत्तर प्रदेश में आज जो माहौल है वहां तो कास्ट वॉर और हर तरीके की चीज शुरू हो गई है। First and the foremost, vigilant violence is branchly open, whether it is Jamshedpur, recently in Dadri or Uno, everywhere. The open secret is to who these men were and what they were doing. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आपराधिक हैं और इन्हें सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। जो ताकतें की ये सोचती हैं कि हम इस तरह के फैब्रिकेटेड इश्यूज के माध्यम से इस तरह के आपराधिक घटनाओं को एक बड़ा बात का बतंगड़ बना करके इस तरह की आपराधिक और जघन्य आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिकता का रूप दे करके मोदी सरकार के एजेंडे को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है।
इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्ष ने गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। एक नई परंपरा चल गई है, एक नई व्यवस्था इस देश में आ गई है, जहां नफरत के बीज बोने के कारण एक टारगेटेड भीड़ तंत्र द्वारा मॉब लिंचिंग हो रही है। सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने से काम नहीं होता। एफआईआर तो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाती है, लोअर मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है, थाने में करना पड़ता है। आपने एफआईआर दर्ज करवा के कोई बड़ा काम नहीं किया। 2014 का पहला लिंचिंग का केस हुआ है, वो किस स्टेज पर है, हाउस को ये बताइए आज। प्रश्नकाल में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने सदन को बताया कि सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह के मामलों में तुरंत एफआईआर कराने के लिए एडवाइजरी जारी की है। गोवंश को लेकर जो घटनाएं हो रही है, ये बहुत दुखद है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। ऐसे गोवंश के नाम से जो हंगामा करते हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बार बार अपील की है, और आपने कहा उसी अनुसार फिर मैं दोहराता हूं कि होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी निकल चुकी है। सम्माननीय राजनाथ सिंह ने उसके बारे में आदेश दिया है। हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सदन में गतिरोध की वजह से कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned for 10 minutes. कृत्रिम मिश्रा के साथ विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने बीएसपी प्रमुख और सांसद मायावती से इस्तीफा वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये उनका अनुरोध ही नहीं बल्कि पूरे सदन की भावना है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील की है। मंगलवार को राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं दिए जाने से नाराज मायावती ने इस्तीफा दे दिया था। उपसभापति पीजे कुरियन ने भी कहा कि वो मायावती का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मंगलवार को मायावती की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मायावती इस बात से नाराज थीं कि शून्यकाल के दौरान सहारनपुर हिंसा पर चर्चा के लिए उन्हें बोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया, लेकिन पार्टी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के मुताबिक अवरोध की वजह से वो 2 मिनट 9 सेकंड तक ही बोल सकीं। और देश भर में नक्सल घटनाओं में 22% की कमी आई है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2016 की तुलना में 2017 के दौरान 30 जून तक हिंसा की घटनाओं में 22.5% की कमी आई है। 2016 में नक्सल की 617 घटनाएं हुई, जबकि 2017 में घटकर 478 हो गई। वहीं एक दूसरे सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि राज्य में इस साल 9 जुलाई तक 172 आतंकवादी वारदातें हुई, जिसमें 12 नागरिकों की जानें गईं और 38 जवान शहीद हुए। वहीं 95 आतंकवादी मारे गए हैं। संसद के दोनों सदनों में देश के किसानों की हालत और आत्महत्या का मुद्दा कल छाया रहा। राज्यसभा में कांग्रेस और जेडीयू ने किसानों की स्थिति पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में कृषि के हालात पर बहस हुई। लोकसभा में बुधवार को नियम 193 के तहत देश में कृषि के हालात पर चर्चा हुई। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर में किसानों पर फायरिंग का मुद्दा उठाया। किसान के आंदोलन में सम्मिलित हुआ और अपनी मांगे रखने में उसकी छाती पर पुलिस के अफसर और सरकार के द्वारा गोली चलाई गई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। भाजपा के घोषणा पत्र में ये शामिल किया गया था कि हम सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्रियान्वयन करेंगे और लागत पर 50% मुनाफा डाल के समर्थन मूल्य हम बनाएंगे। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। दूसरे सदस्यों ने भी किसानों की फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सुझाव दिए। The number of suicides by those in the farming sector rose from 12,360 in 2014 to 12,602 in 2015 according to the data. Fixation of MSP mechanism that is prevalent in the country, that is one of the major, which I feel, one of the major problem which our farmers are facing. State government have very little role to play in it. हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा कि हम लागत मूल्य का 50% मुनाफा देंगे, और अब हम दो गुना कह रहे हैं।
राज्यसभा में किसानों की हालत और बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जताई गई। शून्यकाल के दौरान जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। देश में जिस तरह की, और याद रखना चाहिए, देश का मतलब है भारत का किसान। आज हिंदुस्तान में रोज 15 से 20 किसानों की आत्महत्या होती है। शरद जी, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों को फसल का उचित दाम मिलने की जगह गोलियां खानी पड़ रही हैं। देश के 150 से ज्यादा किसान संगठन आज जंतर मंतर पर बैठे हुए। कल से समस्या पूरा देशव्यापी है, लेकिन सरकार मौन है। किसानों को कीमत मिलने के बजाय गोलियां दी जा रही हैं। कई सांसदों ने इस मामले में नियम 267 के तहत नोटिस देकर किसानों के हालात पर तुरंत चर्चा की मांग की। उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी और सदस्य बहस के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद परिसर में कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी से कर वसूली बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की कीमतों में 4 से 8% की कमी आई है। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश दौरों की जानकारी दी। बीजेपी ने सांसदों से संसद की कार्यवाही में नियमित हिस्सा लेने का निर्देश भी दिया। प्रदेशों को और भारत सरकार को जनहित के लिए, विकास के लिए जो पैसा मिलना चाहिए था उसमें बढ़ोतरी हो गया और आम जनता को, गरीब आदमी को, उनको उनके ऊपर जो कर भार था वो कम हो गया। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने के लिए अध्यादेश के स्थान पर लाए जाने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी ओएनजीसी को बेचने को मंजूरी दे दी है। इससे तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए हासिल होंगे। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष में बिक्री से 72,500 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य का 40% पूरा करने में मदद मिलेगी। ओएनजीसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सरकार की 51.11% हिस्सेदारी खरीदेगी और इसके बाद अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए उसे कोई खुली पेशकश नहीं करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को निजता का पूरा अधिकार नहीं है और सरकार को जायज पाबंदियों के लिए कानून बनाने का हक है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने पर सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कल ये टिप्पणी की। कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों का हवाला भी दिया। इससे पहले वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने यह दलील पेश की। उन्होंने कहा कि जीने का अधिकार हमारे संविधान में पहले से है। उन्होंने दलील दी कि जीने का अधिकार निजता के बिना कैसे संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ को सौंपी थी। आधार पर सुनवाई के दौरान निजता के अधिकार का मामला उठा था। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीती रात बादल फटने से कई लोगों की मौत की आशंका है। देर रात करीब 2:20 पर डोडा के थाथरी इलाके में बादल फटा। अचानक पानी के आ जाने से मलबा रिहायशी बस्ती पर आ गया और कई लोग इसमें दब गए। लोगों को मलबे से निकालने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल जान माल के नुकसान की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। कई लोग लापता भी हैं और राहत और बचाव का काम जारी है। नगा पीपल्स फ्रंट के विधायक टीआर जेलियांग को नागालैंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। कल उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फरवरी में उन्हें विरोध के चलते कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। सुरहोजेली लीजेत्सु को कल विधानसभा में बहुमत साबित करना था, लेकिन वो सदन में नहीं पहुंचे। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने लीजेत्सु के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल ने जेलियांग को शनिवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। नगा पीपल्स फ्रंट ने राज्यपाल पीबी आचार्य पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और टीआर जेलियांग को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। दिल्ली में चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में सुबह झमाझम बारिश हुई।
इससे मौसम सुहाना हो गया। उधर भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र का गढ़चिरौली पानी में डूब गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी आज सुबह जोरदार बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में कई जगह लगातार बरसात की वजह से पानी भर गया। नागालैंड में भी बीते 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तटवर्तीय कर्नाटक और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक में मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की दी है। विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, पूर्वोत्तर गुजरात, मराठवाड़ा, तेलंगाना और केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। इन जगहों पर रविवार तक भारी बारिश जारी रह सकती है। खराब मौसम की वजह से ओडिशा में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की भावना और जीवन मूल्यों में गिरावट नहीं आने दें। उन्होंने ये बात दिल्ली में लोकमत पार्लियामेंट अवार्ड समारोह में कही। इस मौके पर संसदीय कार्यवाही में उनके बेहतरीन योगदान के लिए चुनिंदा सांसदों को सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में सांसद NK प्रेमचंद्रन, सुष्मिता देव, मीनाक्षी लेखी, सीताराम येचुरी, जया बच्चन और रजनी पाटिल को सम्मानित किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद लाल कृष्ण आडवाणी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शरद यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। It is the duty of the elected representatives of the people of India to prevent erosion of the vitality and spirit of democracy that is the lifeblood of our parliament. The felicitation is to give inspiration to others to follow the great ideals set up by these great people. The parliamentary system in the entire world has proven to be the best. And I am happy to say that our system, Indian parliamentary system, is now recognized and respected and appreciated worldwide. आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान एक बार फिर से अलग थलग पड़ गया है। हमेशा आतंकियों से मुकाबला करने की बात करने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बताया। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आतंकी संगठन अभी भी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके दहशत के मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जो आतंकवादियों के लिए पनाहगाह हैं। आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान ने दूसरे देशों को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों पर कभी सख्त कार्रवाई नहीं की। इस कदम से पाकिस्तान को बड़ा धक्का लगा है। आतंकवाद पर जारी होने वाली अमेरिकी विदेश विभाग की सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के कैंप अभी भी पाकिस्तान में डेरा डाले हुए हैं। इन कैंपों में तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये आतंकी संगठन पाकिस्तान में खुद को संगठित कर रहे हैं और पैसों की उगाही भी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाला लश्कर प्रमुख हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित होने के बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को भी आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने पाकिस्तान को नसीहत थी कि वो दूसरे देशों में आतंकी हमलों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। आईसीसी महिला विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच डर्बी में खेला जाएगा। भारतीय टीम और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड खराब रहा है। भारत अगर आज का ये मैच जीतता है तो इस टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंच जाएगा।
वहीं भारत ने दक्षिण अफ्रीका में 2005 में केवल एक बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, जहां वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार की आज पुण्यतिथि है। इंडस्ट्री में रोमांटिक हीरो के तौर पर राजेंद्र कुमार ने अपनी अलग पहचान बनाई, तो ट्रेजेडी फिल्मों में बेमिसाल अदाकारी के चलते उन्हें इंडस्ट्री का दूसरा दिलीप कुमार भी कहा जाने लगा। सफल अभिनय के दम पर उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। इस वजह से राजेंद्र कुमार को बॉलीवुड में जुबली कुमार का नाम भी मिला। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के अलावा कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। 1969 में राजेंद्र कुमार को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आज गीता दत्त की भी पुण्यतिथि है। दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज और गाने का दिलकश अंदाज गीता दत्त की पहचान थी। अपने 25 साल के फिल्मी करियर में गीता दत्त ने कई शानदार गीत गाए जो आज तक लोगों की जुबान पर हैं। गीता घोष राय चौधरी का जन्म 23 नवंबर 1930 को अविभाजित बंगाल में फरीदपुर जिले के एक जमींदार घराने में हुआ। 12 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ मुंबई आकर बस गईं। हनुमान प्रसाद ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। 1946 में उन्हीं की फिल्म भक्त प्रहलाद से गीता ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बरसात, अंदाज, महल के अलावा साहेब, बीबी और गुलाम जैसी हिट फिल्मों के गीत गाए जो बेहद मशहूर हुए। बाबूजी धीरे चलना। गीता दत्त ने 1200 से ज्यादा हिंदी गानों के अलावा मराठी, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी और पंजाबी गीतों को भी आवाज दी। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। पार्श्व गायन के अलावा उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। फिल्म में काम करने के दौरान वो गुरुदत्त के करीब आई। दोनों ने शादी की, लेकिन दोनों की आपस में कभी नहीं निभी। गीता दत्त डिप्रेशन में चली गईं और आखिरकार 20 जुलाई 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आज सुबह 11 बजे से मतगणना। संसद भवन के बाद राज्यों की मतपेटियों की होगी गिनती। नागालैंड में टीआर जोलियांग बने मुख्यमंत्री, कल साबित करेंगे बहुमत। नगा पीपल्स फ्रंट ने 6 साल के लिए किया बर्खास्त। HPCL ONGC विलय को कैबिनेट की मंजूरी। ONGC खरीदेगा 51.11% सरकारी हिस्सेदारी। बिक्री से सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। आतंकवाद को शह देने वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शामिल। विदेश विभाग की रिपोर्ट में बताया, आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह। लश्कर और जैश को मदद का जिक्र। और ICC महिला विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज। भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। दोनों टीमों पर जीत का दबाव।
और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।